नमस्कार साथियों। जब भी बात किसी एक्ट को याद करने की आए तो थोड़ा तो सोचकर ही जी घबराने लगता है। जो लोग पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहली बार किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हें इस नगरपालिका अधिनियम को देखकर लग रहा होगा कि छोटी सी बुक है, निपटा लेंगे। हाँ, कोई इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ये एक्ट नहीं है, किंतु अधिनियमों की संवैधानिक भाषा ही ऐसी होती है कि पहले दूसरे पन्ने तक पहुंचते पहुंचते ही नींद आने लग जाती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे इस बोरियत को हम दूर कर सकते हैं और सीधे, सरल और संक्षिप्त रूप में काम की बातों को कैसे याद किया जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है। हाल ही में मेरी पोस्टिंग नगर निगम जयपुर में रही और तब मुझे इस नगरपालिका अधिनियम 2009 को गहराई से पढ़ने का मौका मिला। हालांकि मुझे खुद को भी किसी एक्ट को पढ़ना और याद करना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन क्या करें, करना है तो करना है। तो मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसे साझा करते हैं। देखिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो लगभग सभी एक्ट्स पर लागू होते हैं। यानी कि उस एक्ट का नाम क्या होगा, उसका प्रसार यानी वो कहाँ लागू होगा, वो कब बना, उसके द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे, क्या नियम होंगे, उन कार्यों और नियमों का संचालन करने वाले लोग कौन होंगे, उनके अधिकार, दायित्व और शक्तियां क्या होंगी। यदि उससे संबंधित कोई वाद है तो उसका निराकरण किस प्रकार होगा और अन्य नियम, उपनियम आदि क्या है। इसी प्रकार किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि उस एक्ट में कितने चैप्टर्स होंगे, कितने सब टॉपिक्स होंगे, कोई अनुसूची भी उसमें है या नहीं। बात करें नगरपालिका अधिनियम 2009 की, तो इसमें कुल 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। अगर आपने ये जानकारी पहले से जुटा ली है या आपने ये बातें पहले से पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ इनका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोशिश करें कि समझने के साथ ही आप हाथों हाथ नोट्स बना लेवें और सुनते सुनते ही याद कर लेवें। तो नगरपालिका एक्ट में 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। बात करते हैं पहले अध्याय की। पहला अध्याय, इसका नाम है प्रारंभिक अध्याय। जाहिर सी बात है, इस अध्याय में 2 धाराएं हैं। धारा 1, इसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार यानी वो कहाँ कहाँ लागू होगा, और प्रारंभ यानी वो कब से लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम, इसका संक्षिप्त नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। कहाँ कहाँ लागू होगा, इसका प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में होगा। और कब से लागू होगा, तो ये अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा, यानी लागू होगा जब राज्य सरकार इसके लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, यानी गजट नोटिफिकेशन करेगी। धारा 2 पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है, यानी इस धारा में बहुत से ऐसे शब्दों की परिभाषा दी गई है जो आगे चलकर इस एक्ट में जगह जगह पर प्रयुक्त होंगे। ऐसे शब्दों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक रोग, संपरीक्षक, नाली, बासा, न्यूसेंस, अधिभोगी, लोक प्रतिभूति, सार्वजनिक मार्ग, कर, नगरीय भूमि, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, अध्यक्ष, विकासकर्ता आदि कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं जिनका अर्थ यूं तो बहुत सीधा और सामान्य है, और अगर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो पढ़कर ही आप समझ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस एक्ट को पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इस एक्ट में हम आगे बढ़ेंगे, इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ भी हमें मालूम होता चला जाएगा। इसलिए इस धारा पर बाकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। इसके साथ ही पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक अध्याय, जिसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा, इसके अनुसार संक्षिप्त नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा, जो छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। और कब से लागू होगा? जब राज्य सरकार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। धारा 2 पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है। क्लियर? बात करते हैं दूसरे अध्याय पर। दूसरे अध्याय का शीर्षक है नगरपालिकाओं का गठन और शासन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि नगरपालिकाओं का गठन यानी उनका निर्माण किस प्रकार से होगा और वो किस तरह से शासन करेगी। तो ये अति महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के साथ ही ये काफ़ी बड़ा अध्याय भी है। और देखा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये इस अधिनियम का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। जैसे कि इसमें 48 धाराएं हैं, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस अधिनियम को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ये वैसे ही उतना ही आसान लगने लगेगा। ये अभी सिर्फ थोड़ी सी चढ़ाई है जो मुश्किल लग रही है, किंतु जैसे ही आधा एक्ट पढ़ने का पड़ाव आप पार कर चुके होंगे, एक अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के लेवल पर, उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे, तो नीचे से कोई एक नगरपालिका क्षेत्र चमचमाता हुआ, आपका इंतजार करता हुआ नजर आने लगेगा। बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 का टाइटल है नगरपालिकाओं का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। इसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकेगी। किसी एक नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में शामिल कर सकेगी, किसी नगरपालिका को हटा सकेगी यानी समाप्त कर सकेगी, और अगर एक्ट की लैंग्वेज में कहे तो अपवर्जित कर सकेगी। इसके अलावा राज्य सरकार नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी। तो देखा जाए तो कुल 4 स्थितियां यहां पर बन रही है। नवीन नगरपालिका का निर्माण, दूसरा एक का दूसरी नगरपालिका में मिलन या समावेश, जो भी कह लीजिए, तीसरा हटाना या अपवर्जन, और चौथा सीमाओं में परिवर्तन। अब इन 4 परिस्थितियों के अनुसार आगे चलकर क्या परिवर्तन आएंगे उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण भी। पहली परिस्थिति के अनुसार, यानी अगर किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाता है तो उन सदस्यों का नियत तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है। दूसरी स्थिति के अनुसार, यानी किसी क्षेत्र को, किसी नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में मिलाया जाता है तो उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मिलकर दूसरी नगरपालिका के सदस्य कहलाएंगे, सदस्य समझे जाएंगे, और उनका कार्यकाल दूसरी नगरपालिका के कार्यकाल के जितना ही होगा। ठीक है। तीसरी स्थिति के अनुसार, यानी हटाना या अपवर्जन, इसके अनुसार यदि किसी नगरपालिका को हटाया जाता है, अपवर्जित किया जाता है, यानी अब वो क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहा है, तो उसके सदस्यों को रखकर भी क्या करेंगे, यानी यदि किसी नगरपालिका का अपवर्जन किया जाता है तो उसके सदस्यों को हटाया जाएगा। दूसरे शब्दों में यूं भी कह ले कि न रहेगी नगरपालिका, न रहेंगे सदस्य। और चौथी स्थिति के अनुसार सीमाओं में परिवर्तन, तो सीमा में परिवर्तन की शक्ति जिला कलेक्टर में निहित है। इन 4 के अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि यदि गांव के किसी क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो वहां के सदस्य नगरपालिका में अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। और अगर किसी गांव के गांव को हुई, यानी संपूर्ण गांव को ही नगरपालिका घोषित कर दिया जाता है, तो उस गांव के सरपंच, उपसरपंच और सदस्य वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। अब वहां पर पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अब वो नगरपालिका बन चुका है, और नगरपालिका बनने के बाद उस क्षेत्र की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं पर नगरपालिका का ही अधिकार होगा।
अब नगरपालिका कानून वहां लागू होंगे। तो इसी के साथ ये धारा 3 यही समाप्त होती है। मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वापस रिकेप कर लेते हैं धारा 3 का। धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार कोई नई नगरपालिका अधिसूचना जारी करके बनाएगी, और अगर बनाएगी तो 6 माह के भीतर उन सदस्यों का चुनाव करवाना होगा। यदि किसी एक नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में शामिल करवाया जाएगा तो उसके सदस्य दूसरी नगरपालिका के सदस्य, अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे और उनका कार्यकाल दूसरी नगरपालिका के कार्यकाल जितना होगा। यदि सरकार किसी नगरपालिका को अपवर्जित करेगी तो उसके सदस्यों को भी हटाएगी। चौथा, सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, उसकी शक्ति जिला कलेक्टर में निहित होगी। और अंतिम और पांचवा, यदि किसी गांव को नगरपालिका घोषित किया जाता है तो उसके सरपंच, उपसरपंच और पंच वहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। तो धारा 3 यही कंप्लीट। शुरू करते हैं धारा 4। इसका टाइटल है नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। धारा 4 बहुत ही सिंपल है और मैं तो कहूंगी इसके लिए इसका टाइटल ही काफी है। मैं इसके टाइटल को ही सरल शब्दों में कह देती हूं। यदि किसी नगरपालिका के लिए इस अधिनियम के नियम या उपबंध अगर उपयुक्त नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो उन तर्कसंगत कारणों के आधार पर राज्य सरकार उस नगरपालिका को उन उपबंधों को प्रवर्तित करने से, लागू करने से छूट देने का प्रावधान एक अधिसूचना जारी करके कर सकता है। तो धारा 4 यही समाप्त होती है। शुरू करते हैं धारा 5। धारा 5 का हेडिंग है नगरपालिका की स्थापना और उनका निगमन। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नगरपालिकाओं की स्थापना किस प्रकार से होगी। देखा जाए तो हमारे सामने 3 तरह की स्थितियां हैं, सरल शब्दों में समझिए। एक, कस्बा। कस्बा यानी गांव से बड़ा, शहर से छोटा। अधिनियम में इसे संक्रमणशील क्षेत्र कहा गया है। दूसरी स्थिति है छोटे शहर, इसे अधिनियम में लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कहा गया है। और तीसरी है बड़े शहर की स्थिति, इसे अधिनियम में बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहा गया है। यानी कस्बा, छोटे शहर, बड़े शहर। अधिनियम के भाषा में देखें तो संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब कस्बे में नगरपालिका का, यानी संक्रमणशील क्षेत्र में नगरपालिका का, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद का और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देती हूं। संक्रमणशील क्षेत्र यानी कस्बे में नगरपालिका का, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद का और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जाएगा। ये सभी निगमित निकाय कहलाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निगमित निकाय यानी कॉरपोरेट बॉडी ये कहलाएंगे। इन सभी के पास में अपनी अपनी सील होगी और इनके अपने कार्य नियम ये संचालित करेंगे। और इसके साथ ही इनके ऊपर कोई वाद दायर किया जा सकता है या ये तीनों निकाय किसी के ऊपर वाद भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण बिंदु और है। पहला यह है कि किसी नगरपालिका क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और उनके आकार को देखते हुए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यपाल, गौर कीजिएगा, राज्यपाल अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व के या पर्यटन महत्व के क्षेत्र को निकायों से अलग करके वहां पर विकास प्राधिकरणों का गठन किया जा सकेगा और उस क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए नगरपालिका की शक्तियां, उसके कर्तव्य, कार्य, ये सभी विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। अर्थात विकास प्राधिकरणों को नगरपालिका की शक्तियां डेलीगेट की जा सकेगी।
तो इसी के साथ ही धारा 1 से 5 इस सेशन में कंप्लीट होती है। मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा और आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट साथ साथ बना रहे होंगे। और अगर आपने बना लिए हैं तो रिवीजन आपका यहाँ पर हो रहा होगा। एक प्रश्न मैं पुनः अंत में आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ती हूँ। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं, कितने नगर परिषद, कितने नगर निगम और कितने विकास प्राधिकरण है, यानी इन सब की संख्या कितनी है? केवल संख्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।